बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.3 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करना है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वो लाइन पैरेलल है एक लाइन के जिसकी स्लोप -24 है। स्टूडेंट्स, किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमें पॉइंट के साथ स्लोप मिल जाए, हमें स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट मिल जाए, हमें उसके दो पॉइंट्स मिल जाए, हमें उसके दोनों इंटरसेप्ट्स मिल जाए। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो हम उस लाइन की इक्वेशन बआसानी लिख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं टूल किट में। स्टूडेंट्स, जिस लाइन की हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो इस पॉइंट से गुजर रही है। इसका मतलब है कि हमें उस लाइन का पॉइंट मिल गया। हमें बताया जा रहा है कि लाइन पैरेलल है एक लाइन के जिसकी स्लोप -24 है। स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या मिल रहा है? अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है? द आंसर इज स्लोप्स इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स, एक लाइन है जिसकी स्लोप -24 है। हमारी लाइन जिसकी हमने इक्वेशन लिखनी है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो हमारी लाइन की स्लोप क्या होगी? आंसर इज -24। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप आ गई, हमारे पास पॉइंट मौजूद, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्मूला कौन सा होगा? आंसर इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए आप बासानी इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन आपको मसला होता है कि वर्डिंग किस तरह लिखनी है, इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका स्टार्ट बता देता हूं। हम यह लिखेंगे गिवन। गिवन में पहली चीज है पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए मैं उसको रिक्वायर्ड लाइन कह रहा हूं। पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू 11 -5। अब स्लोप ऑफ अ लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन नहीं, मैं इसको कह रहा हूं स्लोप ऑफ अ लाइन। ये स्लोप है हमारे पास -24। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? चूंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है इस लाइन के, सो -24 ही रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। ये तो गिवन दो बातें हो गई। अब हम लिखेंगे, यानी हम प्रोसेस करेंगे इस डेटा को, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -24। अब रीजन इसका हमने लिखना है लाइन्स आर पैरेलल। जो लाइन है और हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये आपस में पैरेलल है, इसलिए -24 ही हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप। अब हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट मौजूद, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मौजूद। हम लिखेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 की जगह पर 11 और y1 की जगह पर आप -5 पुट करेंगे और m की जगह पर -24। आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ चुकी होगी। इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि आप पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप अपना फाइनल आंसर दिया करें। स्टूडेंट्स, ये अब आप मजीद जो है इसका सोल्यूशन वो खुद परफॉर्म कीजिएगा। अब मैं यहां पर एक माइनर सा चेंज लाना चाहता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि सोल्यूशन कैसे होगा। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप -24। अगर पैरेलल की बजाय वर्ड होता परपेंडिकुलर, तब हम क्या करते? स्टूडेंट्स, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों इस तरह से, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है? द आंसर इज
एक स्लोप दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। अगर हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होती, इस लाइन की स्लोप है -24, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होती? शाबाश, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आपने करना है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/24 और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव 1/24, यानी ये है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल आना था -1/24, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल से मुराद आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1/24। आप इस स्लोप को इस स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -1। दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। हमारे पास इस सूरत में कि जब लाइन परपेंडिकुलर होती, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जानी थी 1/24। आपने 1/24 m की जगह पर पुट करना था, तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन बन जाता, जिस सूरत में अगर लाइन ये परपेंडिकुलर होती हमारी रिक्वायर्ड लाइन के। स्टूडेंट्स, इस तरह का प्रॉब्लम मौजूद है हमारी इस एक्सरसाइज में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, ये है वो प्रॉब्लम जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप -3/2। हमने उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, और वो लाइन परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसकी स्लोप -3/2 है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरा ख्याल है इसको कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसके स्टार्टिंग के 1-2 स्टेप्स बता देता हूं, बाकी आप इसे मुकम्मल खुद कीजिएगा। गिवन पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू -4, -6 स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, ये कोई लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड लाइन। इसकी स्लोप है -3/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब गिवन डेटा की बेस पर हम अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हैं। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? आप इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, यह बन जाएगा 3/2, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दें। नेगेटिव रेसिप्रोकल यह आ जाएगा 2/3। हम यहां लिखेंगे रीजन इसका, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट मौजूद, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ चुकी बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 11 of exercise 4.3. Statement is, find an equation of the perpendicular bisector of the segment joining the points A and B. आसान अल्फाज में हमें A और B पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए देखते हैं XY प्लेन। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, ये हमने पॉइंट ए को लोकेट कर लिया, ये हमने पॉइंट बी को लोकेट कर लिया। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये हमें मिल गया लाइन सेगमेंट ए बी। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वर्ड बाइसेक्टर। बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर का मतलब होता है हिस्सा। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन या ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो किस पॉइंट से पास करेगी? हमें इसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। लाइन कहां से पास करनी चाहिए? द आंसर इज लाइन मिड पॉइंट से पास करनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स हमने ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लोकेट कर लिया। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि
इस मिड पॉइंट से कितनी डिफरेंट लाइंस आप पास कर सकते हैं, कितनी डिफरेंट लाइंस आप पास कर सकते हैं? द आंसर इज, हम ये पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, हम इस मिड पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत सारे बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर कहा गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर आप जानते हैं जो राइट एंगल पर हो। हमें उस बाइसेक्टर को देखना है कि जो परपेंडिकुलर हो लाइन सेगमेंट ए बी के लिए। यह है स्टूडेंट्स हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इनफैक्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन यहां पर मिल रही है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, क्या हम वो मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम इन दोनों कोऑर्डिनेट से, ए और बी के कोऑर्डिनेट से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। उसके बाद क्या हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप मालूम कर सकते हैं? हमारे पास एक पॉइंट है इसका सिर्फ, इसकी स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं हम? चूंकि ये लाइन सेगमेंट ए बी के लिए परपेंडिकुलर है, सो अगर हम ए बी लाइन सेगमेंट की स्लोप मालूम कर लें तो उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी स्लोप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। हमारे पास स्लोप भी आ जाएगी। सो प्लान आप समझ गए हैं। हमें लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और फिर लाइन सेगमेंट ए बी की स्लोप चाहिए, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से हमें अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप मिल जाएगी। और जब पॉइंट और स्लोप हमारे पास मौजूद होगा तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। यह है हमारा प्लान। अब मसला आपको क्या होता है इस किस्म के प्रॉब्लम में? राइटिंग करना, प्रेजेंटेशन के किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। हम यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। अब ए और बी का मिड पॉइंट हमें मालूम करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जरा रिकॉल कर लें। एंड पॉइंट्स के एब्सिसास को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 + 9 डिवाइडेड बाय 2, और ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डिनेट आ जाएगा 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2। 9 + 3 is 12, 12 divided by 2 will be 6, और 8 + 5 is 13, 13 divided by 2 will be 6.5, लेकिन हमने डेसिमल में नहीं जाना, हम एज इट इज 13/2 लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इस मिड पॉइंट से हमारा बाइसेक्टर पास करेगा। अब स्लोप भी मालूम कर लेते हैं इसी लाइन सेगमेंट ए बी की। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हम इसे इससे डिनोट करेंगे, एम का सबस्क्रिप्ट होगा ए बी। अब स्लोप मालूम करनी है। न्यूमरेटर में आप जानते हैं कि हम ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करते हैं और डिनोमिनेटर में एब्सिसास का, और ऑर्डर सेम रखते हैं। ऑर्डर सेम रखने से मुराद कि अगर मैं b का y कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में b का ही x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। 8 - 5 over 9 - 3, 8 - 5 is 3, 9 - 3 is 6, तो 3/6 फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा 1/2। अब यहां पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी की स्लोप है 1/2, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप चूंकि वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन सेगमेंट के, सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करके देन रेसिप्रोकल कर दें, ये आ जाएगा -2। ये आ गई स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू 6,13/2। ये हमारे पास आ गई स्लोप, ये हमारे पास आ गया पॉइंट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus 13/2 is equal to m की जगह पर -2 x minus 6। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन से जान छुड़ानी है, डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है, तो हम क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2y minus 13, और राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बेसिकली एक ही टर्म है। जब मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो ये एक सिंगल टर्म कंसिडर होगी। यहां पर आ जाएगा -4 इंटू एक्स माइनस 6। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पर प्रोडक्ट करेंगे, 2y minus 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 4 6 are 24। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 4x इधर आके पॉजिटिव प्लस 2y -13 -24 क्या हो जाएगा, आंसर इज -37 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें आंसर देना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहिए, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। और इस शक्ल में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने को हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके साथ लिखते हैं इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व किया, अब सीधा 25 पर आ गया। स्टूडेंट्स, हमारी इस बुक में मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस बेहतर नहीं है। टीचर को पढ़ाते हुए सिमिलैरिटी बेस पर प्रॉब्लम्स को अरेंज करना पड़ता है। मैं ये बेहतर समझता हूं कि प्रॉब्लम नंबर 11 के बाद आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 25 डिस्कस किया जाए। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5, -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ A एंड B। आसान अल्फाज में हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन परपेंडिकुलर है A और B के ज्वाइन के। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए देखते हैं XY प्लेन। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन, ये हमने पॉइंट A को लोकेट कर लिया, ये हमने पॉइंट B को लोकेट कर लिया, ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स, ये है वो पॉइंट जिसमें से हमारी लाइन पास कर रही है। अब स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है। स्टूडेंट्स, हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। हमारे पास मौजूद है इस लाइन का एक पॉइंट, हमें पॉइंट के साथ क्या चाहिए जी, पॉइंट के साथ अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। हमारी रिक्वायर्ड लाइन लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर है, तो इससे हमें क्या स्लोप नहीं मिल सकती? द आंसर इज मिल सकती है। हम लाइन सेगमेंट AB की अगर स्लोप मालूम कर लें तो हमारी लाइन की स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, चूंकि हमारी लाइन AB लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। हमारे पास स्लोप आ जाएगी, पॉइंट पहले से मौजूद है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ
लाइन सेगमेंट ए बी, हम इसे डिनोट करेंगे m सबस्क्रिप्ट ए बी से। स्लोप मालूम करते हैं, -8 -7 और -15 -10। -8 -7 क्या होता है? द आंसर इज -15 और -25। अब माइनस माइनस कैंसल, हमारे पास MAB, माइनस माइनस कैंसल, 5 3s are 15, 5 5s are 25। 3/5 लाइन सेगमेंट AB की स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, आप अपनी नोटबुक पर खुद से अगर परफॉर्म कर रहे हो, मैंने तो आपको एक विजुअल दिखा दिया, आपको पूरा विजुअली समझा दिया कि हमने इसे किस तरह से प्लान करना है इसके सॉल्यूशन को। स्टूडेंट्स, आप रफ डायग्राम बना सकते हैं। आप लाइन सेगमेंट ए बी बनाकर इस तरह से आप सोच सकते हैं कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। सो आपको पता चल जाएगा कि आपको स्लोप कैसे मिलेगी, और रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। आप बआसानी प्लान कर लेंगे अगर आप थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाकर समझेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी इक्वल टू, अब चूंकि रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी उसकी स्लोप। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दें तो ये आ जाएगा -5/3। रीजन, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई। पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये हमें गिवन था 5, -8 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब स्टूडेंट्स, x1 और y1 की जगह पर हम वैल्यूज पुट करते हैं और m की भी वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस माइनस हो जाएगा +8 इज इक्वल टू m, दैट इज -5/3 इंटू x - 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y + 24, -5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x + 25। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 5x + 3y + 24 -25 इज इक्वल टू 0। 5x + 3y - 1 is equal to 0 is equation of required line। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 12 of exercise 4.3. Statement is, find equations of the sides, altitudes and medians of the triangle whose vertices are A, B and C. आसान अल्फाज में A, B और C को ज्वाइन करने से बन रही है एक ट्रायंगल। हमें उस ट्रायंगल की साइड्स, उस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स और उस ट्रायंगल के मीडियंस की इक्वेशंस मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं साइड्स की इक्वेशंस की। स्टूडेंट्स, ए बी सी को ज्वाइन करने से अगर ट्राइंगल बनेगी तो ट्राइंगल की साइड्स के नाम क्या होंगे? द आंसर इज साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। फर्ज करें कि हम पहले ए बी साइड की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ए भी मौजूद, पॉइंट बी भी मौजूद, तो क्या आप इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए साइड ए बी की इक्वेशन नहीं लिख सकते? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? द आंसर इज 2 पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि
उस साइड के 2 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, सो आप 2 पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए साइड ए बी की इक्वेशन लिख लेंगे। इसी तरह 2 पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए आप साइड बी सी की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और इसी तरह साइड ए सी की इक्वेशन भी आप 2 पॉइंट फार्मूला की मदद से लिख सकते हैं। और कोई रास्ता, अगर आपको 2 पॉइंट फार्मूला फर्ज किया नहीं याद, फिर आप क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपके पास साइड ए बी की इक्वेशन लिखने के लिए दोनों पॉइंट्स अगर मौजूद हैं, तो दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए क्या आप इस साइड की स्लोप मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जब आप स्लोप मालूम कर लेंगे तो स्लोप के साथ किसी एक पॉइंट को शामिल करने से आप पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिंपल, पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से भी आप साइड्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा डायरेक्ट अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। जब 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपको 2 पॉइंट फार्मूला याद होना चाहिए, और 2 पॉइंट फार्मूला कौन सा मुश्किल है, उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म मैंने आपको बताई थी याद रखने के लिए। साइड्स की इक्वेशंस आप खुद लिखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि 2 पॉइंट फार्मूला की मदद से आप लिख सकते हैं। मैं बढ़ता हूं एल्टीट्यूड्स की जानिब। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड जनरली स्पीकिंग किसे कहते हैं? द आंसर इज एल्टीट्यूड हम कहते हैं हाइट को। यहां पर बात की जा रही है ट्राइंगल की, तो एल्टीट्यूड का मतलब यहां पर हाइट ऑफ द ट्राइंगल होगा। अब स्टूडेंट्स, किसी ट्राइंगल की कितनी हाइट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने एल्टीट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्लूरल यूज किया गया है एल्टीट्यूड्स। द आंसर इज, अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो हम हर साइड के रेफरेंस से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। हर साइड के रेफरेंस से एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता है, सो 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होंगे। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड की खास बात क्या होती है? एल्टीट्यूड की खास बात यह होती है कि अगर हम एक साइड को बेस मान लें तो फिर उस साइड की अपोजिट जो वर्टेक्स होता है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और परपेंडिकुलर ये ड्रॉप हो सकता है उस साइड पर भी, और बाज़ औक़ात ये एक्सटेंडेड साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है। यानी मैं आपको ये एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं कि ये आपके सामने एक एक्यूट ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स लेस देन 90 होते हैं। अब इस ट्राइंगल में अगर आप साइड ए बी को बेस मान लें, तो साइड ए बी को बेस मानेंगे तो इसका अपोजिट वर्टेक्स है सी। अब सी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए बी लाइन सेगमेंट पर, साइड ए बी पर, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ही कहीं ड्रॉप होगा। ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया साइड ए बी को बेस मानते हुए। इस एल्टीट्यूड को आप सी डी नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, सी डी की स्लोप कैसे आएगी? द आंसर इज, ए बी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी सी डी की स्लोप। आपके पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद, आप स्लोप को साथ शामिल करके पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको दूसरा केस दिखाता हूं। ये स्टूडेंट्स एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। अब स्टूडेंट्स, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अब पॉइंट सी से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये ए बी की एक्सटेंशन पर ड्रॉप होगा। ये है सी डी एल्टीट्यूड इस सूरत में। स्टूडेंट्स, हमें नहीं मालूम कि ए बी सी किस टाइप की ट्राइंगल है, लेकिन लॉजिक एक ही है, और वो लॉजिक क्या है कि आप हर साइड को बेस मानते हुए आप 3 एल्टीट्यूड्स की स्लोप्स मालूम करेंगे। आप तीनों साइड्स की स्लोप्स मालूम करके उनके नेगेटिव रेसिप्रोकल से हर साइड के रेफरेंस से उसके एल्टीट्यूड की स्लोप बना लेंगे, और देन पॉइंट्स को साथ शामिल करते हुए पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड लिख लेंगे। मैं आपके लिए एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखता हूं। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। ए बी सी एक ट्राइंगल, इसे मैं रफ डायग्राम इसलिए कह रहा हूं, आप जानते हैं पहले भी कई दफा बात हो चुकी कि हमें नहीं मालूम कि ये ट्राइंगल किस टाइप की है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बनाने के लिए इसको यूज करेंगे। ए हमारे पास है -3 2, बी है 5,4 और सी है 3,-8। हम यहां हेडिंग देंगे इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स।
रेफर टू रफ डायग्राम। साइड ए बी की स्लोप हम मालूम कर रहे हैं। अब ए बी की स्लोप हम क्यों मालूम कर रहे हैं? अगर हम ए बी को बेस मानेंगे तो हमें ए बी के रेफरेंस से एल्टीट्यूड की स्लोप चाहिए होगी। ए बी की स्लोप हमारे पास आ जाएगी 4 - 2 5 - 3। 4 - 2 is 2, माइनस प्लस, तो 5 + 3 8। स्लोप ऑफ ए बी आ गया 1/4। इफ ए बी इज बेस, then CD will be altitude। और ये एल्टीट्यूड मैं ड्रॉ कर रहा हूं। CD, AB अगर बेस होगा तो CD एल्टीट्यूड होगा। इसी पैटर्न पर आप बाकी एल्टीट्यूड्स इस रफ डायग्राम में ड्रॉ करते चले जाएंगे जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे। इफ AB इज बेस देन CD विल बी एल्टीट्यूड। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड CD। अब एल्टीट्यूड CD की स्लोप इस साइड के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/4 का नेगेटिव -1/4 और रेसिप्रोकल होने से -4। ये हमारे पास एल्टीट्यूड CD की स्लोप आ गई। पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड CD, और ये पॉइंट है इनफैक्ट हमारे पास C, जो हमारे पास मौजूद है 3, -8। ये इस एल्टीट्यूड का एक पॉइंट है। पॉइंट D का हमें नहीं पता वो कहां पर है, वो हम नहीं मालूम कर सकते। पॉइंट C हमारे पास मौजूद है 3, -8 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 is equal to m into x minus x1। y माइनस, अब यहां पर है -8 तो -8 हमने पुट कर दिया। m की वैल्यू हमारे पास है -4 x - 3। y + 8 is equal to -4x + 12। 4x plus y 8 - 12 will be -4 is equal to 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास CD एल्टीट्यूड की स्लोप आ गई। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड CD। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप एल्टीट्यूड AE और एल्टीट्यूड BF की इक्वेशन खुद लिखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मीडियंस की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। स्टूडेंट्स मीडियन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें पहले मीडियन की डेफिनेशन को रिकॉल करना होगा। क्या थी मीडियन की डेफिनेशन? शाबाश। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। हम कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज 3 medians can be drawn in a triangle. Medians are always concurrent. The point of concurrency of medians is called centroid. और centroid के बारे में हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि centroid divides each median in 2:1। और ये रेशो किस तरह बनती है? From vertex to centroid 2 और from centroid to the midpoint of opposite side 1। ये हमने रिकॉल कर लिया कि मीडियन क्या है। मीडियन के बारे में हमने देखा कि ये वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। अब ये हमारे पास 3 वर्सेस। अब अगर ये इस साइड का मिड पॉइंट है, अगर मैं A को इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो ये हमारे पास एक मीडियन आ गया। ये अगर साइड AB का मिड पॉइंट है तो ये दूसरा मीडियन आ गया, और इसी तरह से आप तीसरा मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि मीडियन की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कोई? फर्ज किया मैं इस मीडियन की बात कर रहा हूं। इस मीडियन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मेरे पास
सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। अब क्या मेरे पास ये पॉइंट आ सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट है साइड ए बी का, सो हम ये पॉइंट मालूम कर सकते हैं। अब मेरा सवाल एक और है, क्या हम मीडियन की स्लोप मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। एल्टीट्यूड की स्लोप मालूम हो सकती थी साइड ए बी की वजह से, लेकिन मीडियन की कोई शर्त नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड पर। ये परपेंडिकुलर हो सकता है एक खास कंडीशन में, और वो खास कंडीशन है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो मीडियन और एल्टीट्यूड ये कोइंसिडेंट हो जाते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं। ये पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाता है, ये एल्टीट्यूड का भी पॉइंट बन जाता है और ये मीडियन का भी पॉइंट बन जाता है। ये दोनों कोइंसिडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन हमें यहां पर नहीं मालूम कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या क्या है, सो हम स्लोप की तरफ नहीं जाएंगे, हम फाइंड करेंगे ये मिड पॉइंट। सो मैं आपको एक मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करके बता देता हूं, रिमेनिंग मीडियंस की इक्वेशंस आप उसी पैटर्न पर खुद लिख सकते हैं। हेडिंग दे रहा हूं, इक्वेशंस ऑफ मीडियंस। ये लेंथी प्रॉब्लम है, ये सारे का सारा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कोई एक चीज आएगी, या इक्वेशंस ऑफ साइड्स, या इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स, या इक्वेशंस ऑफ मीडियंस। अब फर्ज करें कि हम इक्वेशन ऑफ मीडियंस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इसके लिए एक रफ डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -3,2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 5,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-8। अब मीडियन के बारे में हमने बात की कि ये वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। हम लेट कर लेते हैं कि ये साइड जो है इसका मिड पॉइंट है डी, इस साइड का मिड पॉइंट है ई, और इस साइड का मिड पॉइंट है एफ। रेफर टू रफ डायग्राम। लेट डी, ई and F are midpoints of AB, BC and AC respectively। ये हमने लिख दिया। अब हम D के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। midpoint of AB, that is D। D के कोऑर्डिनेट्स midpoint फार्मूला 5 - 3 divided by 2, 4 + 2 divided by 2। 5 - 3 is 2, 2 divided by 2 is 1, 4 + 2 is 6, 6 divided by 2 is 3। ये हमारे पास आ गए D के कोऑर्डिनेट्स। अब हम मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन CD। अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स मौजूद, हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ चुके। हम कैसे लिख सकते हैं CD मीडियन की इक्वेशन? हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। द आंसर इज बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ मीडियन CD बाय 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद करवा देता हूं। x(y1), x1(y1) 1, x2(y2) 1 और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और आपको याद होगा कि चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर आप डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लें तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोज को कॉलम्स बनाकर अगर लिखें तब भी फार्मूला दुरुस्त होगा। x1 y1
एक पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 दूसरे पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। कोई जरूरी नहीं कि आप C को x1 y1 बनाएं या D को x1 y1 बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुटिंग वैल्यूज, पहले x y1 और फिर 3 -8 1 और अब D के कोऑर्डिनेट्स 1 3 इक्वल टू 0। अब हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन का भी हमने ट्रिक पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरोज हों वहां से एक्सपेंशन आसान होती है। यहां पर कोई जीरो है ही नहीं, सो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि यहां से स्टार्ट पॉजिटिव होता है। अब ऑल्टरनेट साइंस लिखते हैं। अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा। अगर आप सेकंड रो से एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट नेगेटिव होगा, सेकंड कॉलम से भी स्टार्ट एक्सपेंशन करने पर स्टार्ट नेगेटिव होगा। इसी तरह थर्ड रो का स्टार्ट पॉजिटिव है और थर्ड कॉलम का स्टार्ट भी पॉजिटिव है। मैं एक्सपेंड कर रहा हूं बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय R1। x रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, -8 -3 -8 -3 -y, ये -y रो और कॉलम छोड़ा 3 -1 +1 रो और कॉलम छोड़ा 9 माइनस माइनस हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0। -8 -3 इज -11 x और 3 -1 इज 2 -2y और 9 + 8 इज 17, 17 1s are 17 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे चूंकि हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव शो करते हैं। 11x + 2y - 17 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मीडियन CD। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको मिड पॉइंट मालूम करना है E और मिड पॉइंट F। मिड पॉइंट E को यूज करते हुए आप मीडियन AE की इक्वेशन 2 पॉइंट फार्मूला से लिखेंगे और मिड पॉइंट F को यूज करते हुए आप मीडियन BF की इक्वेशन खुद लिखिएगा। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद मुकम्मल कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।